हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थी और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले हैं लोकतंत्र जिसका आज पार्ट 2 है और इसमें हम समझने वाले हैं कि लोकतंत्र के गुण, दोष और लोकतंत्र जो व्यवस्था है इसकी जब हम बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर जहाँ कहीं भी मौजूद है तो उसमें क्या समस्या अगर मौजूद है तो उस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। यानी तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे लोकतंत्र को सफल करने के लिए आवश्यक शर्तें। ओके, तो 3 चीज़ें यहाँ पे देखने वाले। तो पहला मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट नोट कर लिया है जिसको आपको सिर्फ लिखना है और मैं हर एक पॉइंट को आराम से समझा रहा हूँ, जिसको नोट भी कर लीजिएगा कुछ चीज़ें अगर आपको लगे, और हर एक को चीज़ को बारीकी से समझना है। लोकतंत्र के गुण की बात आती है तो वैसे आपको पता होगा, लोकतंत्र के समझने के बाद ही ये गुण आपको समझ में आएंगे कि लोगों की व्यवस्था, जैसे अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लोकतंत्र शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन हो। यानी लोकतंत्र खुद ब खुद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें वे खुद लोग ही उस शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। यानी सभी आम लोगों की चुनी हुई सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार भी कहलाती है। तो पहला पॉइंट देखें कि इसका गुण है, हर सिक्के के 2 कॉइन होते हैं, तो गुण देखने के बाद हम देखेंगे इसके दोष क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हर चीज़ 100% नहीं होती, कुछ कमी रहती है। तो फिलहाल हम देखेंगे अच्छाइयाँ कि लोकतंत्र कितना बढ़िया है और फिर इसके दोष भी ज़रूर देखने वाले हैं। देखें, जो लोकतंत्र है उसकी पहली जो गुण है वो है जन कल्याण की साधना। बिल्कुल, जो लोकतंत्र है अगर आपको ध्यान हो तो लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है उसका नाम ये लोकतंत्र यानी लोगों का बना तंत्र, और ये लोगों के लिए है, लोगों के लिए काम कर रहा है। तो लोकतंत्र जब लोगों के हित के लिए काम करेगा तो लोग उस लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति भक्ति गुणगान करेंगे और कहेंगे कि हाँ, हमें यही तो शासन चाहिए था, यही तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र जब जन कल्याण के लिए काम करता है तो लोगों की उस जन कल्याण के प्रति विश्वास बढ़ता है, लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता है, तो जन कल्याण की साधना होती है। और सिंपल थिंग्स है कि लोकतंत्र के अंदर जब लोग अच्छा काम करेंगे यानी लोगों के द्वारा सुनी हुई सरकार, जब लोगों के द्वारा सुनी हुई सरकार उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाएगी तब जन कल्याण की साधना होगी। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी पदाधिकारी, जो भी व्यक्ति होते हैं वह जन कल्याण का ही काम करते हैं। तो लोकतांत्रिक जो है सीवे सिस्टम यानी लोकतंत्र है वो जन कल्याण की साधना करता है, जन कल्याण की बात करता है। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। मान लीजिए अंग्रेजों का शासन हो, तानाशाह का शासन हो, मनमानी वाला कोई शासन हो, कुलीन तंत्र हो, तो उस सब में कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक भावना उत्पन्न होती है, लोगों के हित की भावना नहीं आती है, सभी लोगों की उन्नति हो, सभी लोगों का उस लोकतंत्र की व्यवस्था में, उस देश में बराबर भागीदारी हो, तो वो लोकतंत्र ही संभव कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि लोकतंत्र है वर्तमान परिस्थिति में सबसे बढ़िया कार्यकुशल प्रशासन होता है। यानी जिस देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्था चल रही है तो उसके अंदर काम करने वाले प्रशासक भी कार्यकुशल होते हैं और ये सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन है वो बनाता है। यानी लोकतंत्र के द्वारा जिस देश की शासन व्यवस्था होगी उसके अंदर कर्मचारी और वो प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्थित और कार्यकुशल होता है। ये एक विशेषता देखी जाती है क्योंकि लोगों के लिए काम करना है और इस तरह से लोग उससे जुड़े रहते हैं तो वो प्रशासन भी सतर्क रहता है। तीसरा, सार्वजनिक यानी लोकतंत्र के अंदर लोग ही वोट देते हैं और लोग ही चुनाव के अंदर भाग लेते हैं और लोग ही सरकार का एक हिस्सा होते हैं। इस तरह से ये जो लोकतंत्र है वह एक सार्वजनिक शिक्षण का कार्य करता है। जैसे कहते हैं एक बड़ा स्कूल है, देश एक बड़ा स्कूल है जिसके अंदर व्यक्ति आते हैं, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग लोकतंत्र को चलाते हैं और आगे बढ़ते हैं और सीखते जाते हैं, और पीछे से उनके आने वाले अनुगामी भी लोकतंत्र की इस विचारधारा, परंपरा, जन कल्याण की भावना को सीखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी लोकतंत्र खुद ब खुद एक सार्वजनिक शिक्षण का कार्य करता है जिसमें लोग रहते हुए लोकतंत्र को चलाते हैं और सीखते भी हैं। तो लोकतंत्र क्या है, सभी को एक साथ
लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक ज्ञान, लोकतांत्रिक अनुभव प्रदान करवाने की एक संस्था की तरह ये काम भी करता है। फिर बात करें मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के अनुकूल लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के द्वारा बनाया गया शासन है। तो लोग क्या चाहते हैं, जो लोगों के मन में होता है वही लोकतंत्र में होता है। जैसे मान लीजिए मैं लोकतंत्र भारत में रह रहा हूँ, तो मेरे मन में जो है इस तरह सभी के मन में होता है और सभी अपने मन की इच्छा से वोट देते हैं और उसी इच्छा की वजह से सरकार बनती है और सरकार उन्हीं इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी लोकतांत्रिक तरह से काम करती है। तो इस तरह से कहें लोकतंत्र एक मनोविज्ञान है जो मन की विज्ञान की बातों के अकॉर्डिंग काम होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। जनता का नैतिक उत्थान, बिल्कुल अगर लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से यथासंभव चीज़ें उपलब्ध होगी, समानता होगी, अधिकार होगी, स्वतंत्रता होगी, रोजगार वगैरह भेदभाव नहीं होगा, तो जब लोकतंत्र में सभी को उनके हक के बराबर व्यवस्था मिलेगी तो लोगों की उन्नति होगी। अंग्रेजों का शासन देख लीजिए, राजा महाराजा का शासन देख लीजिए, तानाशाह का शासन देख लीजिए, उसमें राजा राज करते थे, बाकी प्रजा के प्रति कोई ध्यान नहीं होता था। अंग्रेजों का शासन देख लीजिए और भी देख लीजिए, उसमें सिर्फ जो सर्वोच्च शक्तिशाली जो प्रभावशाली लोग होते थे इक्के दुक्के उन्हीं का राज हुआ करता था, बाकी का शोषण था या फिर उनके प्रति कोई अधिकार या कोई उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं हुआ करता था। इस वजह से जनता का उत्थान नहीं होता था, क्योंकि लोकतंत्र जिम्मेदारीपूर्ण मतलब बाकी व्यवस्था जिम्मेदारीपूर्ण काम नहीं करती थी, लेकिन लोकतंत्र लोगों के द्वारा सुना हुआ है तो लोगों के प्रति पूरी जिम्मेदारी से काम करता है। और इस तरह से उसको पता है कि लोकतंत्र तब भी बढ़िया होगा जब लोगों की उन्नति होगी, तो वो लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों को बराबर अधिकार, स्वतंत्रता सब कुछ अगर जब मिलता है लोगों का तो लोगों की उन्नति होती है। और जब लोगों की उन्नति होगी तो राज्य की उन्नति होगी, राज्य की उन्नति होगी तो एक लोकतंत्र का विश्वस्त और विकसित रूप देखा जाता है। तो लोकतंत्र में लोगों में सद्भावना जागृत होती है कि भाई फलानी सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो लोगों का भी उसके प्रति कुछ उत्तरदायित्व होता है, वरना राजा मनमानी करे तो लोगों का कोई इच्छा मन ही नहीं रहता है। तो इस तरह से बात करें तो लोकतंत्र के जरिए लोगों का नैतिक उत्थान होता है, एक कार्य करने की समझ पैदा होती है उसमें। इसके अलावा ये 4th पॉइंट होने के बाद 5th हमने कर लिया। फिर 6th पॉइंट देखें, क्रांति से सुरक्षा। अब देखिए क्रांति क्यों होती है, क्रांति होने का रीजन है परिवर्तन। और परिवर्तन मतलब असमानता। कहीं पर भी देख लीजिए विवाद, झगड़ा वगैरह वो चीज़ क्यों होती है, तो इसके पीछे लॉजिक होता है असमानता, भेदभाव। जब राजा अमीरों के बड़े बड़े लोगों के लिए काम करता था और कुछ एक जो जन सामान्य जो बड़ी संख्या होती है उनके लिए काम नहीं करता था, तो लोगों के मन में राजा के प्रति श्रद्धा भाव नहीं आता है। या अंग्रेजों के खिलाफ हमने क्रांति क्यों की, 1857 की क्रांति क्यों हुई, आज़ादी के लिए हम इतने क्यों लड़े, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था भेदभावपूर्ण थी और हम ऐसा कहें कि इसमें काफ़ी शोषण होता था, असमानता का व्यवहार किया जाता था। तो इसलिए हम इस असमानता, इस दुर्घटना भरी व्यवस्था से परिवर्तन लाना चाहते थे। हम क्या चाहते थे, परिवर्तन। तो परिवर्तन क्यों लाना चाहते थे, क्योंकि असमानता, तिरस्कार या भेदभाव किया जाता था, तो इसलिए हम परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब होता है क्रांति। तो क्रांति होती है तो हर जगह अव्यवस्था यानी कि व्यवस्था जो होती है वो ठप हो जाती है। तो मान लीजिए अगर असमानता की जगह मैं सभी को समानता दे दूँ, क्या दे दूँ, सभी को समानता, अधिकार, व्यवस्था सब कुछ दे दूँ या भेदभाव न करूँ, तो असमानता नहीं होगी तो क्रांति भी नहीं होगी। बिल्कुल, तो वो व्यवस्था उन्नति करती है, सर्वोच्च उन्नति होती है। तो यहाँ पर वही मैं समझाना चाहता हूँ कि लोकतंत्र एक ऐसे सिस्टम है जिसमें ये चीज़ नहीं होती है, क्रांति नहीं होती, झगड़े नहीं होते, क्योंकि लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्था मिलती है। तो विश्व में जहाँ पर भी क्रांति हुई है, लोकतंत्र न था तभी हुई है। तो इसका मतलब लोकतंत्र जहाँ है वहाँ क्रांति नहीं होती है या क्रांति से सुरक्षा होती है, क्योंकि लोगों को उसके अकॉर्डिंग उनके विचार व्यवस्था सबका समाधान हो जाता है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित, बिल्कुल लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, तो लोगों को ये अधिकार होता है कि 5 साल बाद वापस सरकार बदल सकते हैं। तो इसका मतलब जो सरकार होती है वो लोगों के लिए काम करेगी, तो लोगों को समानता, स्वतंत्रता और इसके साथ उनको जो भी अधिकार होते हैं वो यथासंभव दिए जाते हैं। यानी लोकतंत्र में लोगों के लिए सरकार होती है तो सरकार उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता और समानता प्रदान करती है। यानी लोकतंत्र है वह स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। और अगर इस तरह से विश्व में सब जगह शांति, स्वतंत्रता और समानता और बराबरी हक मिलेगा तो विश्व कल्याण होगा, युद्ध नहीं होगा, तीसरा युद्ध भी नहीं होगा।
लेकिन युद्ध कब होता है? जब कहाँ पर अतिक्रमण, शोषण, असमानता होती है। लेकिन अगर विश्व में सब जगह, जैसे भारत में लोकतंत्र है, इसी जगह सब जगह लोकतंत्र आ जाए तो इस लोकतंत्र के द्वारा विश्व में शांति कायम होगी। तो लोकतंत्र है वो विश्व शांति का समर्थक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं लोकतंत्र में दोष हैं, लोकतंत्र में कमियां हैं। क्या दोष है? तो अब हम इसकी देखेंगे बुरायां। यानी एक दोस्त, जब दोस्त होता है तो हम उसकी अच्छाइयाँ देखते हैं, जब वो दोस्ती टूट जाती है तो उसकी कमियां नजर आती है कि नहीं। तो वैसे ही अब हम यहाँ पे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं कि इस लोकतंत्र में भी कुछ दोष हैं। तो क्या दोष हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के अकॉर्डिंग ये पॉइंट हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना होगा। तो देखिए लोकतंत्र के अब हम देख लेते हैं दोष यानी कमियां। ओके, तो दोष को हम पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं कि क्या कमी है। जैसा कि अरस्तु ने शासन के 3 तंत्र बताए थे, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र। इसके अंदर अरस्तु ने लोकतंत्र की कमियां का भी जिक्र किया है। तो ऐसे काफ़ी विद्वानों ने जो इसके आलोचक थे उन्होंने लोकतंत्र की कमियों को बताया है। तो लोकतंत्र की क्या कमी है उसको हम देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट लोकतंत्र की कमी यानी दोष, पहला है कि अयोग्यता की पूजा। या हम कहेंगे मूर्खों का शासन। देखिए अब जो भी लोकतंत्र में जो नेता, मंत्री संतरी जो बनते हैं वे ज़्यादा एजुकेट भी नहीं होते, या उन्हें लोकतंत्र की इतनी समझ भी नहीं होती, या कोई अपराधी, गुंडा वगैरह है वो भी बन जाता है। तो इस तरह से लोकतंत्र में जब अनैतिक लोग जब लोकतंत्र में आते हैं तो लोकतंत्र के माहौल को ख़राब कर देते हैं। इस तरह से लोकतंत्र अपने आप में एक ख़राब चीज़ हो जाती है। और लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो चुनाव में फिर क्या होता है कि कुछ लोग पैसे के बल पर, बंदूक के नोक पर या धमका के वोट लेके दादागिरी कर लेते हैं, या पैसों के बल पे नेता बन जाते हैं। तो इस तरह से तो ये लोकतंत्र है वो अयोग्यता का एक महल बन जाएगा, जो हवा के जरिए, फूंक के जरिए उड़ जाएगा। यानी लोकतंत्र के अंदर काबिलियत नहीं रहेगी, क्योंकि अरे गहरे नत्थू खेरे भी अगर मंत्री बन जाए तो लोकतंत्र कैसे सफल होगा। और इस तरह ये अयोग्यता का व्यवस्था का तंत्र हो गया। लोग इस लोकतंत्र की पूजा करें, लेकिन उसमें लोकतंत्र को चलाने वाले ये अयोग्य है तो हम अयोग्यता की पूजा कर रहे हैं, या हम कहेंगे तो मूर्खों का शासन हो गया। क्या हो गया? मूर्खों का शासन हो गया। तो ये इसकी कमी हो गई। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट आपको समझना है, दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। आपको पता होता है कि ये जो लोकतंत्र होता है, ठीक है ना, लोकतंत्र जो बनता है उसमें अलग अलग पार्टियां चुनाव करती है, जैसे पार्टी ए, बी, सी। तो ये पार्टियां जो चुनाव में भाग लेती है और जो पार्टी जीतती है वह पार्टी क्या आती है? सरकार में आती है। किस में आती है? सरकार में आती है। तो इस तरह से इस व्यक्ति या इस दल के द्वारा सरकार बनाई जाती है। तो इस दल में से जो भी मंत्री तंत्री बनेंगे वो हमेशा इस दल की प्रशंसा करेंगे या इस दल के ऊपर ध्यान देंगे। और इस तरह से ज़्यादा एक के प्रति झुकाव होना भी गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में होती है समानता, स्वतंत्रता। लेकिन कुछ मंत्री संतरी या कुछ अधिकारी भी होते हैं, वह सरकार में बैठे हुए भी अपने दल की, अपने हितों की गुणवत्ता का गान करते हैं, जो गलत है। क्योंकि लोकतंत्र सार्वजनिक हित का माध्यम, एक साधन है। और इसलिए यहाँ पर जो राजनेता वगैरह होते हैं वह एक पूरे लोकतंत्र को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ अपने दल को ध्यान में रखते हैं। या हम कहेंगे जो भी मंत्री तंत्री होते हैं वो अपने क्षेत्र विशेष का ध्यान देते हैं, अपने क्षेत्र विशेष के कल्याण की बात करते हैं, एक पूरे राष्ट्र के कल्याण की बात नहीं करते। तो ये बहुत ही कमी है इसमें कि यहाँ पे दल प्रणाली पाई जाती है, दलीय राजनीति, ठीक है ना। अपने दल के लिए कुछ भी कर लेंगे, तो दूसरे दल को हमेशा नजरों से गिराए रखेंगे। तो ये दल की राजनीति है, वह लोकतंत्र के लिए खराब सिस्टम पैदा करती है। इसके अलावा हम बात करें कि नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें, तो ये चीज़ आप सबको पता होगी जो भी बता रहा हूँ पॉइंट, क्या कि लोकतंत्र क्या है। ज़्यादातर कहते हैं कि लोकतंत्र भ्रष्ट शासन व्यवस्था है। यानी लोकतंत्र अपने आप में, काफ़ी जने कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है? भ्रष्ट शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है? भ्रष्ट शासन व्यवस्था।
इसमें ये कहा जाता है कि एक बार मंत्री तंत्री नेता बन जाते हैं तो बस वो जेब भरने में रहते हैं। क्या करते हैं? जेब। यानी आजकल राजनीति पॉलिटिक्स को कमाने का साधन समझा है, एक बिजनेस समझ लिया है कि भाई जो पैसा डालो उसको 5 गुना कर लो। इस तरह से लोकतंत्र लोकहित का माध्यम न बनकर स्वार्थ सिद्धि का साधन बन गया। लोग अपनी अपनी जेब भर रहे हैं और इस तरह से भ्रष्ट शासन व्यवस्था होती है। आपने देखा होगा एक व्यक्ति जो सरकारी काम करवाना चाहता है लीगल रूप में, एक व्यक्ति सरकारी काम करवाना चाहता है लीगल में, लेकिन वह जिस ऑफिस में जा रहा है वहाँ पर उसको क्या देनी पड़ती है? रिश्वत। वो कहता है, ये कहता है इस व्यक्ति को कि भाई हमारा काम करना चाहिए, करना भाई, इस काम के लिए पैसे लगेंगे। मतलब मान लीजिए इस व्यक्ति को भरपेट पैसा मिल रहा है, फिर भी कह रहा है पैसा लगेगा। तो कहेगा, ये कहेगा क्यों देना भाई, हम पैसा क्यों दे तुम्हें? तो ये कह रहा है कि हमें पैसा आगे तक पहुंचाना है, मंत्री तंत्रियों तक देना है। तो अब देख लीजिए, जो मंत्री जिनको हमने ही बनाया था वो हमें ही लूट रहे हैं। यानी इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। न ये इस पे रोक लगा रहे हैं, न इस पे रोक लगा रहे हैं, तो ये शोषण हो रहा है। यानी लोकतंत्र भ्रष्ट शासन व्यवस्था है तो लोगों का फिर मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है कि लोकतंत्र तो क्या है, हमारी मेहनत की कमाई किया हुआ भी ये उड़ा देते हैं। लोकतंत्र भ्रष्ट शासन व्यवस्था है, जिसकी एक कहानी भी मैंने बताई थी कि अमेरिका का एक व्यक्ति है, वो 1 गुना भ्रष्ट शासन व्यवस्था चलाता है तो भारत उससे 5 गुना भ्रष्ट शासन व्यवस्था को अपनाता है। तो भ्रष्ट शासन की व्यवस्था से लोकतंत्र पर दाग लग गया है। क्या लग गया है? दाग। और एक और हम बात करें इसके दोष, तो ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। सार्वजनिक धन एवं समय का अपव्यय, ये बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र जो है वो सार्वजनिक क्रियाकलाप है और सार्वजनिक एक व्यवस्था है। तो इस लोकतंत्र के अंतर्गत जो ये सिस्टम चल रहा है उसमें पैसा किसका का? लोगों का होता है। लेकिन भ्रष्ट शासन के द्वारा या बेफालतू बेमतलब के कार्य योजना के द्वारा पैसे व्यस्त होते हैं, पैसे अनाप शनाप बहाए जाते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें, योजना प्लानिंग या ऐसे खर्चे कर दिए जाते हैं फालतू की सरकार के द्वारा जिसका कोई औचित्य नहीं। जो जनहित में कार्य करे तो जन लोकहित होता है, लेकिन सार्वजनिक धन और समय का दुरुपयोग होता है। जैसे मान लीजिए लोकतंत्र, सरकार चुनी, बहुत सारा पैसा लगा के सरकार चुनी गई, लेकिन सरकार बहुमत वाली सरकार नहीं थी और 1 महीने में या 1 साल में गिर गई, तो वापस चुनाव करवाना होगा। यानी वापस पैसे की बर्बादी और वापस समय की बर्बादी, और जो काम उस समय होने वाला था वो काम तो रुक गया क्योंकि सरकार का चुनाव होना है। तो इस तरह से लोकतंत्र है वह सार्वजनिक रूप में धन और समय का अपव्यय करने वाला एक सिस्टम बन गया है। फिर बात करें तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि मतदाताओं की उदासीनता, मतदाताओं की उदासीनता से आप कैसे समझेंगे? उदासीनता का मतलब होता है कि लोगों का जैसे न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल में होती है ना, आगे जाती ना पीछे जाती, ना इंटरेस्ट होता है ना इंटरेस्ट रहता है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र व्यवस्था जब लोगों के हित के अकॉर्डिंग काम नहीं करे, जब भ्रष्टाचार हो, लोगों का शोषण हो या लोगों के अकॉर्डिंग शासन नहीं हो, तो लोग कहेंगे ये मरने दो। लोकतंत्र ऐसा ही है। इस बार इसको वोट दिया, ये भी इस काम सही नहीं कर रहा है, ये सरकार को वोट दिया, ये भी सरकार सही काम नहीं करी है। यानी लोकतंत्र में ये सब व्यवस्था या जो भी काम होता है वो सब लोकहित में नहीं होता है। यानी लोगों को वोट देने की इच्छा नहीं होती। जैसे देखा जाता ना कि लोकतंत्र में वह व्यक्ति खड़े होते थे दोनों ही, एक तो नीम ऊपर से करेला, ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं, लोकतंत्र में आते हैं, तो हमारा वोट देने का मन होता है क्या? नहीं होगा। कहेंगे इससे वोट देने से क्या होगा, आखिर में लोकतंत्र में ये जो लोग चाहते हैं वही होगा। यानी लोगों का जब लोकतंत्र या लोकतंत्री व्यवस्था की शासन संचालन सही नहीं होता तो लोग उस लोकतंत्र के प्रति मन मोह खत्म कर लेते हैं, मोह टूट जाता है। और जब वोट नहीं देते तो लोकतंत्र मनमानी वाला हो जाता है या कह आया राम गया राम। और इस तरह से लोकतंत्र में लोग जब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा गंभीर दोष यही हैं। तो लोकतंत्र में मतदाता क्यों उदासीन होते हैं? क्योंकि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि गैर जिम्मेदाराना या मतलबी या स्वार्थ प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं।
तो मतदाता जब उदासीन हो जाए तो लोकतंत्र में दोष ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा युद्ध और संकट के समय निर्बल होता है ये, युद्ध एवं देखिए जब युद्ध या संकट हो उस समय, जैसे मान लीजिए कि तुरंत पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया, तो फिर लोकतंत्र में क्या होता है कि पहले मंत्री तंत्री को कहा जाएगा, मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर आदेश के ऊपर चर्चा होगी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है और किसको ये काम देना है, और इस तरह से फिर परमिशन लेके कोई काम करवाए जाते हैं और फिर सेना को ऑर्डर दिया जाता है। यानी संकट आ गई, आग लग गई, उस समय लोकतंत्र में मीटिंग होती है, और जब घर जल जाए तब फाइनल डिसीजन होता है कि भाई हमें क्या काम करना है बुझाने के लिए। तो लोकतंत्र है वह संकट के समय काम नहीं होता। जैसे राजा हो तो मान लीजिए पड़ोसी जी किसी ने आक्रमण कर दिया, राजा फटाफट से तलवार हथियार लेकर रवाना हो जाता अपनी सेना के साथ। तो इस तरह से ये कमी लोकतंत्र में गुण है, या मतलब दोष है कि युद्ध और संकट काल के समय ये जो लोकतंत्र है वो बहुत कमज़ोर शासन होता है, क्योंकि सटाक और जटिक कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। तो लोकतंत्र की ये कमी रहती है। और काफ़ी हद तक ये भी देखा जाता है कि लोकतंत्र है वह एक तरह से लोकतांत्रिक समानता पर आधारित होता है, लेकिन भ्रम होता है। क्या होता है? भ्रम। देखिए कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है कि बराबरी वाला शासन है, लेकिन देखा जाता है ना तो लोकतंत्र में कुछ पढ़े लिखे पैसे वाले लोग ही लोकतंत्र को चलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पैसे डाल के चुनाव जीता जाता है या पैसे खिला के चुनाव जीता जाता है। तो इस तरह से लोग फिर वो भेदभाव करते हैं कि भाई बड़े लोगों की सरकार होगी, छोटे लोगों को भाग नहीं देने दिया जाएगा। यानी समानता शायद नाम मात्र की रहती है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को बराबरी नहीं मिल पाती है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये पॉइंट है दोष। अब मान लीजिए ये जो दोष है या एक ये लोकतंत्र जो व्यवस्था है, इस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा, तो ये और अभी जो करवा रहा हूँ एग्जाम के प्रति टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो पहले से कमर कस लीजिए और जो पढ़ाया है उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी आने वाला है। ठीक है, यानी अब हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र की सफलता के हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ। पॉइंट समझ में आना जरूरी है, क्योंकि बिना समझे हम आगे पढ़ाए तो अर्थ नहीं आएगा। तो क्या कहा गया है कि लोकतंत्र में माना बहुत सारी कमियां हैं, तो लोकतंत्र को एज ए सबसे बढ़िया और सफल शासन बनाने के लिए क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, या एक देश में ऐसी क्या चीज़ें क्रिएट करें कि लोकतंत्र वहाँ पर सफल हो जाए। यानी जहाँ पर लोकतंत्र है मान लीजिए, तो उस लोकतंत्र के अंदर ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा की जाए कि लोकतंत्र में पूरी तरह से एक सटीक और सफल शासन व्यवस्था संचालित हो, यानी लोकतंत्र सफल हो जाए। लोकतंत्र क्या हो जाए? सफल। तो लोकतंत्र के सफल होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट, यानी पॉइंट से चलेंगे। तो पहला पॉइंट, लोकतंत्र को सफल करने के लिए सबसे आवश्यक परिस्थितियों में पहली परिस्थिति है नागरिकों का नैतिक उत्थान। ध्यान दीजिए, नागरिकों का नैतिक उत्थान। अगर लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चला हुआ तंत्र है और लोगों में से ही व्यक्ति जो भी होते हैं वो लोकतंत्र को चलाते हैं, तो अगर जो व्यक्ति लोकतंत्र में आ रहे हैं अगर वह व्यक्ति एक आदर्श नैतिक चरित्र वाले हो, कर्तव्य से विमुक्त न होकर कर्तव्य कर्मठ हो, तो लोकतंत्र सफल होगा। यानी लोकतंत्र में आए लोग और लोकतंत्र को चलाने वाले जो भी लोग हैं वह नैतिक रूप में उच्च आदर्श होने चाहिए। उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण ईमानदारी और अपने देश के प्रति कल्याण की भावना का पता होना चाहिए, यानी नैतिकता, उनमें नैतिक गुण उत्पन्न होने चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अच्छा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अच्छा काम करता है, यानी उसमें नैतिकता है, बड़ों के आज्ञा पालन करना, सदैव सम्मान करना, या जो भी समय के अकॉर्डिंग होता है वो काम सही से करना। तो यही चीज़ यहाँ पे देखी गई है
कि लोकतंत्र कब सफल होगा, जब उन नागरिकों का नैतिक उत्थान होगा, उनके अंदर कर्तव्य भावना होगी, उनको पता होगा कि सरकार क्या कर रही है, हमें ये पता होना चाहिए। और इस तरह से ये सफल होगा जब लोग एक अच्छे आदर्श नागरिक बन जाएंगे। तो इन नागरिकों के द्वारा ही लोकतंत्र चलता है, तो फिर लोकतंत्र भी सफल होगा जब नैतिकता होगी, कर्तव्य भावना होगी, तभी सफल होगा। इसके अलावा शिक्षित एवं जागरूक जनता, शिक्षित एवं जागरूक जनता, देखिए यहाँ पे लोकतंत्र सफल की गारंटी सबसे पहले ये है कि पहले तो लोग समझदार होने चाहिए, लोग जागरूक होने चाहिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, ये लोगों को पता होना चाहिए, तभी तो सफल होगा लोकतंत्र। मान लीजिए लोगों ने वोट दे दिया, वोट देने के बाद पता ही नहीं कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सरकार ने जो कहा था क्या किया कि नहीं किया। जब लोग इस तरह से अगर सरकार या लोकतंत्र की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो लोकतंत्र मनमानी वाला होगा। तो लोकतंत्र को सफल करने के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जागरूक और शिक्षित होना पड़ेगा कि सरकार ने जब चुनाव या जो पार्टी जो सरकार में है वो आने से पहले उसने क्या कहा था कि हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, डिगरा करेंगे, क्या उस सरकार ने ये किया? अगर उस सरकार ने लोगों के हित में काम नहीं किया तो जनता को ये पता होना चाहिए। तो इस बार ये सरकार नहीं, दूसरी सरकार लाओगे। तो इस तरह से लोकतंत्र में फिर पार्टी समझ जाएगी कि यहाँ पे लोग जागरूक है और हमें लोगों को किए वादे को पूरा करना होगा, और लोग समझदार है, शिक्षित है, तो उन्हें पता है कि सरकार क्या काम कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और बताया गया है कि लोकतंत्र तभी सफल होता है जब लोग शिक्षित हो और जागरूक हो। जनता जागरूक होगी तो लोकतंत्र भी सफल होता है। तीसरी सफलता की पॉइंट की बात करें, आर्थिक समानता। बिल्कुल, नेहरू जी ने भी कहा था कि व्यक्ति को राजनीतिक कहने का मतलब है कि आर्थिक समानता दिए बिना राजनीतिक समानता भी संभव नहीं है। यानी व्यक्ति को कहते हैं ना कि चलो वोट देने चलते हैं, अब व्यक्ति भूखा है तो क्या वोट देने आएगा? नहीं आएगा। वोट देना मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता, और उस वोट देने का अधिकार, उस राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या मतलब व्यक्ति को, जब व्यक्ति भूखा मर रहा है, व्यक्ति तो कहेगा क्या वो फलाना, क्या राजनीति, क्या सरकार मेरे घर पे बोरी गेहूँ डालना आएगी? वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि राजनीति अधिकार उसे मिले हो भले, लेकिन व्यक्ति को भरपेट भोजन, कपड़ा, शिक्षा सुविधा जितनी व्यवस्था है उस देश में मौजूद नहीं है, या व्यक्ति भरपेट भोजन नसीब नहीं कर पा रहा है, तो उसे उस देश की राजनीति में वोट देने के अधिकार से क्या मतलब? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि लोकतंत्र तब सफल होगा जब उस देश में आर्थिक समानता होगी। यानी अमीरी गरीबी के बीच दिन रात जितना फासला ना हो कि कुछ लोग तो नाश्ता यहाँ पे करते हैं, डिनर अमेरिका में करते हैं और फ्रांस में पार्टी करते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको भरपेट भोजन भी, रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही एक देश है जहाँ पर इतनी विभिन्नता है अमीरी गरीबी की, तो वो लोकतंत्र सफल थोड़ी होगा? नहीं होगा। तो आर्थिक समानता होनी चाहिए। अगर आर्थिक समानता होगी तो दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिक खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। यानी लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान, चीज़ें, बेसिक चीज़ें उपलब्ध होगी तो वह लोकतंत्र के ऊपर ध्यान देंगे, वोट में वोट देंगे, चुनाव करेंगे, भाग लेंगे। तो ये होना जरूरी है। नंबर बात करें 4 पॉइंट, नागरिक स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रताएं एवं समानताएं। एक व्यक्ति अगर उस राज्य में रह रहा है तो उस नागरिक, उस राज्य के द्वारा उस व्यक्ति को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, बिना भेदभाव के। उसे वोट देने का अधिकार हो, उसे चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो, सरकार की आलोचना करने का अधिकार हो, या हम बात करें कि समानता प्रदान की गई हो। अगर एक राज्य के द्वारा उस व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता दी जाएगी, ठीक है ना, एक राज्य में नागरिक को स्वतंत्रता और समानता दी जाएगी, तभी क्या होगा? उस राज्य की, उस लोकतंत्र की उन्नति होगी। वरना मान लीजिए एक परिवार के अंदर एक बेटों को बराबर अधिकार, स्वतंत्रता, समानता नहीं दी जाती है तो परिवार उन्नति करता है? नहीं करता है। तो अगर राज्य के द्वारा नागरिकों को बराबर उन्नति, स्वतंत्रता, समानता, बिना भेदभाव के सामाजिक समानता दी जाएगी, तभी तो राज्य उन्नति करेगा। और जब राज्य उन्नति करता है तो लोकतंत्र भी उन्नति करेगा। लेकिन ये कमी है कि किसी राज्य में लोगों को उनकी बराबर आज़ादी और स्वतंत्रता नहीं दी जाती। सरकार या किसी व्यवस्था का कठोर नियंत्रण होता है और व्यवस्था दबी रहती है, तो दबी व्यवस्था लोकतंत्र को सफल नहीं बनाती है। उनमें आज़ादी और स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र भी सफल होता है, वरना लोकतंत्र मरा मरा आगे चलेगा। इसके अलावा बात करें, समाज में एकता की भावना होनी चाहिए।
एकता की भावना होनी चाहिए, बिल्कुल। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो भारत वाला खिलाड़ी छक्का लगाता है, कितना खुश होता है, सभी के देश सभी लोगों के मन में भारत की जय हो, भारत का खिलाड़ी ये हो, इस तरह की एकता भावना आती है। और जब देश के अपने अपने हित की बात आती है तो सभी लोग बिफर जाते हैं, यानी देश के कल्याण से पहले अपने कल्याण की यहाँ पे देखा जाता है। तो एक लोकतंत्र तभी सफल होता है जब समाज में एकता की भावना हो, यानी समाज का हर व्यक्ति ये समझे कि मेरा एक समाज के प्रति कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे यहाँ पे समाज में मेरा कुछ काम करना, मेरा उत्तरदायित्व, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ तो मुझे समाज के प्रति कुछ अच्छा करना है, या भेदभाव नहीं करना है, या शोषण नहीं करना है, समाज में समानता लानी है। तो समाज के लोगों में जब एकता होगी तो यही एकता लोकतंत्र में सब देखी जाएगी, और इस तरह से लोकतंत्र भी एकजुट और सफल लोकतंत्र बन सकता है। नेक्स्ट बात करें, लोकतंत्र को और स्पष्ट और अच्छा बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है स्थानीय स्वशासन। देखिए, आपको पता है कि ये पूरा भारत है, अब पूरे भारत में केंद्र सरकार मोदी जी यहाँ पे बैठते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये सब बहुत सारे लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे बैठा व्यक्ति को ये थोड़ी पता होगा कि इसको क्या दुख है, या मान लीजिए कि अपने केंद्र सरकार जैसे मोदी के द्वारा या और किसी व्यक्ति के द्वारा केंद्र सरकार चलाई जा रही है, जो प्रधानमंत्री बने हैं। अब मान लीजिए किसी गांव में कोई व्यक्ति किसी समस्या से प्रभावित है, तो उसकी समस्या क्या मोदी जी सुन सकते हैं क्या? शायद नहीं सुनेंगे। तो इस तरह से अब हर एक इतनी गहराई तक तो कोई लोकतंत्र नहीं जा सकता है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या होगा कि केंद्र सरकार जो होती है उस केंद्र सरकार को राज्य सरकारों में बांट दो। किस में बांट दो? राज्य सरकारों में बांट दो। और राज्य सरकार को स्थानीय सरकार में बांट दो। किस में बांट दो? स्थानीय सरकार में। तो इस तरह से मान लीजिए कि इसके कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम यहाँ तक पहुँचेगी, और इसकी प्रॉब्लम को जब यहाँ सॉल्यूशन नहीं होगा तो यहाँ तक आएगी, तो ये समस्या समाधान होगी। मान लीजिए अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं सरपंच से संपर्क करूंगा, और सरपंच अगर उस समस्या से सॉल्यूशन नहीं कर पाता है तो सरपंच इस समस्या को लेके जाएगा राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर अगर समस्या समाधान नहीं होती वो केंद्रीय स्तर पर जाती है। तो इस तरह से लोकतंत्र तभी सफल होगा जब शक्ति एक हाथों में नहीं होनी चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए। यानी शक्ति का विभाजन तब होगा जब स्थानीय स्वशासन पाया जाएगा। हमारे यहाँ पर पता है ना, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, एक होती है स्थानीय सरकार। इस तरह की व्यवस्था अगर कहीं पर है, इस तरह की सिस्टम पाया जाता है, तभी लोकतंत्र सफल होता है। और उसका अंतिम शिरोबिंदु होता है स्थानीय स्वशासन, यानी शक्तियों का विभाजन। जब शक्तियों का विभाजन होगा तभी व्यवस्थित और सफल हो सकती है कोई भी व्यवस्था। अब बात करते हैं नेक्स्ट जरूरी है कि स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल हो। नेक्स्ट है स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे भारत में देख लीजिए कितने दल है, एक से ज़्यादा, यानी इतने सारे दल है कि अब कौन कौन चलाएगा उस शासन व्यवस्था को, कौन उस शासन व्यवस्था को चलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात कही गई है कि अगर देश की राजनीति में ज़रूरत के हिसाब से राजनीतिक दल होते हैं तो सभी दल अपने अपने हितों के अकॉर्डिंग देश के हित में भी काम करते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दल होंगे तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाएगा। जब बहुमत नहीं मिल पाएगा और मिली जुली सरकार होगी तो 5 साल पहले ही गिर जाएगी, और मजबूत एक दल नहीं होता है। आज के समय देख लीजिए, एक व्यक्ति मान लीजिए ए पार्टी से चुनाव लड़ता है, जीतने के बाद बी पार्टी में चला जाता है, फिर वापस वो बदल देता है। इस तरह से दल की जो सिस्टम है ना, वो एक कमज़ोर दलीय व्यवस्था पाई जाती है भारत में। बहुदलीय व्यवस्था लेकिन कमज़ोर है। तो दलीय व्यवस्था मान लीजिए द्विदलीय हो या बहुदलीय भी हो, लेकिन दल की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए, एक अच्छी, क्योंकि लोकतंत्र है वह दलीय व्यवस्थाओं से प्रभावित होता है। लेकिन दलगत राजनीति अगर दूषित है तो लोकतंत्र भी दूषित होगा, लोकतंत्र भी क्या होगा? दूषित होगा। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट की बात करें तो बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व, यानी लोकतंत्र सफल होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र किसके हाथों में दिया है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसा हो जिसके पास टैलेंट या बोलने की काबिलियत, नॉलेज वगैरह नहीं हो, तो वो क्या काम करेगा? अच्छा खाक करेगा? नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अगर सेना युद्ध में जा रही है, लेकिन सेना का जो लीडर है वही डरपोक हो, वो पहले युद्ध छोड़ के भाग जाएगा तो पीछे वाली सेना भी भाग जाएगी। यानी कहीं पर वो लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। अगर लीडर अच्छा होगा तो उसकी सेना में भी जोश आएगा। मान लीजिए भले एक हो लेकिन उसमें 100 के बराबर साहस होना चाहिए, तो वो पूरी टोली को लेकर चल सकता है। यानी लोकतंत्र सफल करने के लिए
जो लोकतंत्री व्यवस्था को चला रहे हैं वो नेतृत्वशील होने चाहिए, उसमें काबिलियत होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। यानी ये कुछ चीज़ें हैं जो लोकतंत्र को सफल बनाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपसे। तो अब इससे संबंधित कुछ डाउट है तो ज़रूर मुझसे कमेंट कर लीजिएगा। अदरवाइज दोबारा मिलते हैं आपसे महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।